नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर 2 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है शोध समस्या क्या होता है। ये आपके रिसर्च के पेपर का इम्पोर्टेंट तथ्य है जो लगभग सभी विषयों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनोविज्ञान के लिए है, क्योंकि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें रिसर्च नहीं किया जाता हो। तो इसी तरह तो इसीलिए ये जो टॉपिक आपका है, जो रिसर्च का पेपर का क्लास चलेगा, वो सभी सब्जेक्ट के लिए उतना ही अनिवार्य हो गया। उसको सभी बच्चे जो है उससे उतने ही लाभान्वित होंगे। तो आज की क्लास में शोध समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि शोध समस्या क्या होता है। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं या कोई नया शोध किया जाता है तो सबसे पहला क्या होता है कि शोध समस्या बनाया जाता है। शोध समस्या उसी तरह है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में आप लक्ष्य बना लेते हैं या आपको ये पता हो कि कहाँ तक हमको जाना है, वो डेस्टिनेशन आप तय कर लेते हैं कि हमको यहाँ तक जाना है, तो आप क्या है उसका मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है, मार्ग अपने आप पता कर लेते हैं। जैसे आपको यह पता हो कि क्या है मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, कैसे जाया जाता है, किन माध्यमों से जाया जाता है, उसको आप अपने आप ही पता कर लेंगे। उसी तरह अगर आपके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है, आपने कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया है कि हमें जो है मनोवैज्ञानिक बनना है या हमें टीचर बनना है या हमें प्रोफेसर बनना है, तो जब जैसे ही आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेंगे, समझ लीजिए कि आधा क्या है आपने लक्ष्य हासिल कर लिया। अब उस लक्ष्य से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे उस लक्ष्य पे हम पहुंच सकते हैं, क्या क्या माध्यम है, कितना हमको पढ़ना होगा, ये वो सब आपको क्या है जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से शोध समस्या होता है। शोध समस्या जब शोधकर्ता डिसाइड कर लेता है तो समझ लीजिए उसका आधा रिसर्च हो गया, क्योंकि शोध समस्या के ही इर्द गिर्द पूरा उसका रिसर्च या पूरा शोध घूमता है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि मनोविज्ञान हो या समाजशास्त्र हो या शिक्षा शास्त्र हो या गृह विज्ञान हो या अन्य विषय हो, उसमें शोध समस्या क्या होता है। देखिए समझते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। किसी भी शैक्षिक शोध या मनोवैज्ञानिक शोध आप कर लीजिए, कोई भी शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। ठीक है, मतलब कि किसी भी शैक्षिक शोध, ठीक, और किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध, किसी भी समाजशास्त्री शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की पहचान से होती है। ठीक है, एक शोधकर्ता को सबसे पहला काम क्या करना होता है कि शोध समस्या का चुनाव करना होता है, या शोध समस्या को ढूंढना होता है, या शोध समस्या का पहचान करना होता है। देखिए, शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है। ठीक है, सबसे कठिन कार्य यही होता है। एक शोधकर्ता मतलब जो रिसर्च कर रहा है, जो शोध कर रहा है, ठीक है, सबके उसके लिए सबसे मुश्किल यही कार्य है कि शोध समस्या को ढूंढना। शोध समस्या को ढूंढने के पहले उसे काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी जो है अपने जो टीचर हैं उनसे मिलना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ता है, जो पुराने रिसर्च हो गए हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करने के बाद वो क्या है शोध समस्या की पहचान करता है। इसलिए शोध समस्या को बहुत ही जटिल या कठिन कार्य माना गया है। देखिए आगे देखिए, फिर भी वह परिस्थितियों की समझ, ठीक है, सिचुएशन की समझ, अपने अनुभव, जो शोध करता है अपने अनुभव के आधार एवं पहले किए गए शोधों की समीक्षा करके, जो पहले शोध हो चुके हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थी आप हैं, मनोविज्ञान पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, मनोविज्ञान के किसी टॉपिक पे, ठीक है, तो उसमें उससे समझ जो पहले रिसर्च हो चुके हैं उसकी क्या है आप अच्छे से समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, करके किसी स्पष्ट तथा ठोस समस्या का निर्धारण कर पाता है। ठीक है,
हालांकि शोधकर्ता के लिए एक जटिल कार्य है, फिर भी वो क्या करता है, परिस्थितियों को समझकर और अब कुछ अपने अनुभव के आधार पर, कुछ क्या करता है किताबों को पढ़ के, कुछ क्या है पहले से जो शोध हो चुके हैं उनका गहनता से समीक्षा करके क्या है वो शोध समस्या का निर्धारण कर पाता है। आगे देखिए, समांतर शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नवाचक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, सामान्य अगर अर्थ कहें हम तो शोध समस्या का ये होता है कि शोध समस्या एक ऐसी समस्या, ठीक है, ये समस्या तो होती है, ठीक, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चर क्या होता है, किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। चर के कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से जो देखा गया है रिसर्च में वो दो प्रकार के चरों का वर्णन अधिक किया जाता है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर। तो दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नवाचक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नवाचक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। जैसे ये कहा जाए कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध होता है, तो पहला चर क्या हो गया, बुद्धि, दूसरा चर क्या हो गया, सृजनात्मकता। इन दोनों चर के बीच क्या है, एक प्रश्नवाचक संबंध की अभिव्यक्ति होती है या प्रदर्शित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शोध समस्या। प्रायः यह कहा जाता है कि एक सुप्रस्तावित समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है। यानी कि शोध समस्या के अगर अच्छा शोधकर्ता ने खोज लिया है या डिसाइड कर लिया तो इस पर कहा जाता है कि एक अच्छी समस्या, एक जो है व्यवस्थित रूप से खोजी गई समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है। हमने अभी बात किया कि अगर एक अच्छी समस्या का निर्धारण हो जाए अच्छे से जांच पड़ताल करके, तो क्या है वो समझ लीजिए कि आधा रिसर्च उसका हो गया, आधा समाधान हो गया, ठीक है। उसको दिशा मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है कि किस दिशा में जाना है, हमको कहाँ जाना है वो पता चल जाता है और रिसर्चर उसी दिशा में जाके अपने फाइंडिंग को प्राप्त करता है। आगे हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जिससे आपको शोध समस्या और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। पहला कर्लिंगर कहते हैं कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो समस्या होता है या शोध समस्या होता है वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन के रूप में होता है, जो यह पूछता है कि दो या दो से अधिक चरों में कैसा संबंध है, ठीक है। पहली बात कर्लिंगर के अनुसार कि समस्या क्या है, हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन के रूप होता है, और शोध समस्या क्या पूछता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में कैसा संबंध है। जैसे बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है, ठीक है, बुद्धि और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में क्या संबंध है, तो ये क्या है, दो या दो से चरों के बीच कैसा संबंध है, इसको हमेशा क्या शोध समस्या पूछता है। अब टाउनसेंड कहते हैं कि समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। समस्या क्या है, समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, ठीक। समस्या क्या है, समाधान करने के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, मतलब इसी प्रश्न का, समस्या जो है उसी प्रश्न का हमको समाधान करना है, इसी को हम शोध समस्या कहेंगे। तो ये बात हुआ अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, शोध समस्या क्या। अब हम बात करते हैं शोध समस्या की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। मैकगुइन एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके अनुसार एक समाधान योग्य, ठीक है, समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति की समान क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है, ठीक है। इनका कहने के तात्पर्य है कि एक समाधान योग्य है। देखिए आगे जब हम पढ़ेंगे शोध समस्या के प्रकार तो उसमें है समाधान योग्य समस्या और असमाधान योग्य समस्या। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी समाधान योग्य समस्या एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर व्यक्ति की समान क्षमताओं के आधार पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। और इनके अनुसार शोध समस्या की अभिव्यक्ति के 3 कारण होते हैं, मतलब शोध समस्या की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। शोध समस्या व्यक्ति कब कोई शोध समस्या व्यक्ति करता है, कब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, ठीक है, कब समस्या उपस्थित होता है, उसके 3 कारण है। ज्ञान में दरार, ठीक, लैक ऑफ नॉलेज, जब आपके ज्ञान में कभी कहीं से अपूर्णता आ जाती है या आप सोचते हैं कि जिस फील्ड में आपके पास ज्ञान है वो ज़्यादा नहीं है, उसमें और भी ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, और भी ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और वही से शोध समस्या की उत्पत्ति होती है। विरोधी परिणाम, अब आप कोई ऐसा रिसर्च देख रहे हैं या कोई ऐसा तथ्य या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसमें क्या है परस्पर विरोधी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
कई कॉन्सेप्ट से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, उसको आप पढ़ेंगे तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण से सिद्धांत दिया है। तो एक मनोवैज्ञानिक दूसरा चीज कहता है, अगला मनोवैज्ञानिक क्या है, उसको क्या है खारिज करके वो अपना सिद्धांत करता है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो इसको विरोधी परिणाम कहते हैं। तो विरोधी परिणाम को दूर करने के लिए भी क्या है, सोच समस्या किया जाता है। तीसरा, किसी तथ्य की व्याख्या। अब कोई ऐसा तथ्य है, ऐसा फैक्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी व्याख्या अभी अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, तो क्या होता है, वहां पे सोच समस्या का जन्म होता है और सोच समस्या की उत्पत्ति होती है। तो ये तीन मैकगुइन ने बताया था, तीन तरीका कि तरीकों के माध्यम से हम सोच समस्या की पहचान करते हैं, सोच समस्या का जन्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे सोच समस्या की विशेषताएं क्या होती है। ठीक, देखिए सोच समस्या की प्रमुख विशेषता जो होती है, इसमें पहला हमने लिया है कि सोच समस्या हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे बुद्धि एवं सृजनात्मकता में क्या संबंध होता है, तो इसकी क्या है, हमेशा एक प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। ये सबसे पहली विशेषता इसकी है। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरी विशेषता लेते हैं, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति। सोच समस्या में क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, देखिए इसमें बुद्धि एवं सृजनात्मकता में दो चर हैं, बुद्धि है एक चर, सृजनात्मकता दूसरा चर। ठीक है, इन्हीं के बीच हम क्या करते हैं, संबंध देखते हैं कि इनके बीच आपस में ये कनेक्टेड है या नहीं है, या रिलेटेड है या नहीं है, यानी कि बुद्धि और सृजनात्मकता का क्या संबंध है। ठीक है, सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है। तो हम दूसरी जो विशेषता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध कैसे हैं, इसकी अभिव्यक्ति हम या इसको हम देखते हैं। तीसरी हम विशेषता लिए कि सोच समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे चरों की माप आंकड़ों की संग्रह करके की जा सके। जो विभिन्न प्रकार के चर हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर है, उसकी माप क्या है, आंकड़ों का संग्रहण करके की जानी चाहिए। मतलब कि आपकी सोच समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या है, आसानी से चरों की माप कैसे की जा सके, आंकड़ों की। अब आपने कोई ऐसा शोध समस्या ले लिया जिसके लिए आपको डाटा कलेक्शन करने कहीं दूर जाना है, या किसी ऐसे परिस्थिति में जाना है, ऐसे जगह जाना है जहां आपको पहुंचना ही मुमकिन नहीं है, तो क्या है, इससे आंकड़ों का संग्रह नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, आपको जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक सोच समस्या हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिससे जो चर उसमें है उसकी माप आंकड़ों का संग्रह करके आसानी से की जा सके। अगला है कि अधिक धन तथा समय तथा धन का व्यय नहीं होना चाहिए। देखिए चौथा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि सोच समस्या की प्रमुख विशेषता यह भी होना चाहिए कि सोच समस्या हमेशा ऐसा बनना चाहिए कि उसमें ना अधिक समय लगे ना अधिक धन का व्यय हो। ठीक है, क्योंकि अधिक समय लगेगा तो परिस्थिति बदलेगी, जिसमें आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा, तो आपका रिजल्ट दूषित आ सकता है। और ज्यादा धन लगेगा तो क्या है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला अगर नहीं होगा तो आप रिसर्च आपको बंद करना होगा। तो सोच समस्या हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या है, अधिक समय तथा धन का व्यय नहीं होना चाहिए। और अगली इसी में एक और विशेषता है कि सोच समस्या ना अधिक सामान्य होना चाहिए और ना ही अधिक विशिष्ट होना चाहिए। कर्लिंगर ने इसी पर यह कहा है कि कभी कभी यह देखा जाता है कि विशिष्टता, जो सोच समस्या की विशिष्टता होती है, वो सामान्यता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए कर्लिंगर ने कहा कि सोच समस्या न ज्यादा सामान्य होना चाहिए और न ही ज्यादा विशिष्ट होना चाहिए। अगला क्या है, सोच समस्या नैतिक मूल्यों या निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा आप ध्यान दें कि सोच समस्या नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज और निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ मामले जो ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, उन पे हम आसानी से सोच नहीं कर पाते हैं, हमको सोच करने में दिक्कत होता है। तो आपको नैतिक मूल्यों एवं निर्णयों से संबंधित सोच समस्या बनाने से बचना चाहिए। तो ये शोध की कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो हमने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे सोच समस्या के प्रकार कितने होते हैं। देखिए शोध समस्या के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, पहला समाधान योग्य समस्या, दूसरा असमाधान योग्य समस्या।
अब समाधान योग्य समस्या क्या है? समाधान योग्य समस्या या इसको समाधेय समस्या भी कहते हैं, वह समस्या है जिसमें क्या होता है, जो समस्या होता है उसका उत्तर एक प्रयोज्य अपने समान मानसिक, एक जो रिसर्चर होता है वो अपने सामान्य मानसिक क्षमताओं से कर सकता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ बताया है, देखिए मैगुइन बताया कि एक समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति की समान क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है। ठीक है, एकदम आप सिंपल समझिए कि समाधान योग्य समस्या वह समस्या होता है जो जिसका उत्तर व्यक्ति की समान क्षमताओं द्वारा दिया जा सकता है, उसका समाधान हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है, कला, विज्ञान और क्या है, मानविकी संख्या के जितने भी विषय हैं वो संबंधित होते हैं, और मनोविज्ञान की जो समस्याएं हैं वे समाधान योग्य समस्याओं में शामिल होती हैं। ठीक, दूसरा है असमाधान योग्य समस्या। असमाधान योग्य समस्या वह समस्या है जो कि जिसका कि व्यक्ति अपने सामान्य क्षमताओं से उसका समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये काफ़ी जटिल होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है, धर्म से जुड़े, ठीक है, उसके बाद दर्शन शास्त्र से जुड़े इत्यादि प्रकार के विषयों से जुड़े जितने, और फिर अभौतिक शास्त्र से जुड़े जो भी समस्या होते हैं वो असमाधान योग्य। देखिए एकदम आप समाधान, ऐसी समस्या जिसका समाधान व्यक्ति की समान क्षमता कर सकता है उसको समाधान योग्य समस्या। असमाधान योग्य समस्या ऐसी समस्या जिसका समाधान व्यक्ति की समान क्षमता नहीं कर सकता, उसे असमाधान योग्य समस्या। समाधान योग्य समस्या में कौन कौन से विषय आते हैं, कला वर्ग के विषय, विज्ञान वर्ग के विषय, और साथ ही साथ आपके जो मानविकी संख्या के विषय होते हैं वो सभी क्या है, समाधान योग्य समस्या में होता है। असमाधान योग्य समस्या में क्या होता है, आपको हमने बताया कि धर्म का आता है, और साथ ही साथ अभौतिक शास्त्र का आता है, साथ ही साथ दर्शन शास्त्र का आता है, और कभी कभी मनोविज्ञान की भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि असमाधान योग्य समस्या में आ जाती हैं। तो ये बात रहा सोच समस्या के प्रकार कितने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोच समस्या के उद्भव के स्रोत क्या हैं, कैसे आप कहाँ से सोच समस्या निकालते हैं, कहाँ से आपको सोच समस्या मिल सकती है। देखिए बेस्ट एवं कान 1962 ने सोच समस्या के 60 स्रोतों को बताया है, जिनमें से प्रमुख आपके सामने हैं। इन्होंने 60 स्रोत बताया कि जहां से आप उसको देख के या उसको अध्ययन करके सोच समस्या को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कार्यक्रमिक निर्देश। ठीक है, कार्यक्रमिक निर्देश मतलब क्या होता है, जब जो कार्यक्रम आता है टीवी पे, टेलीविजन पे या कहीं भी जो कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, समाज में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हो रहा है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करके आप क्या है अपने सोच समस्या की उत्पत्ति कर सकते हैं या सोच समस्या की पहचान कर सकते हैं। अगला है टेलीविजन निर्देश। टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे अक्सर क्या है कि आप देखे होंगे जो है कि रिसर्च से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे प्रोफेसर बैठते हैं और एक एंकर होता है, पूछता है। तो टेलीविजन से भी आप तमाम तरह की सोच समस्या को प्राप्त कर सकते हैं। टीम प्रशिक्षण। टीम प्रशिक्षण क्या होता है, जिसको कहा जाता है टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग के भी माध्यम से क्या है आप सोच समस्या को पहचान सकते हैं। जैसे कई समूह ऐसा होता है जो कि टीम में मिलकर काम करता है, तो इससे भी क्या है आप सोच समस्या प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू नीतियां एवं अभ्यास। घरेलू नीतियों एवं अभ्यास से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर आप सोच समस्या बना सकते हैं। पाठ्येतर कार्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उससे संबंधित भी जितने भी संप्रदाय हैं उस पर भी आप जो है क्या है बना सकते हैं अब टॉपिक। अगला है खुला वर्ग, ओपन क्लासरूम। मतलब खुला वर्ग मतलब जो है विद्यार्थी या जो टीचर हैं वो जो है ओपन क्लासरूम में मतलब बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, तो उसके माध्यम से भी सोच समस्या की उत्पत्ति हो सकती है। पाठ्य पुस्तक आपके ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। और पाठ्य पुस्तकों से भी अध्ययन करके भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा में जितने भी टॉपिक है उस पर भी सोच समस्या बनाया जा सकता है। और 9वां है केस अध्ययन। किसी व्यक्ति का जब आपको केस अध्ययन करना हो तो उससे भी संबंधित आप सोच समस्या बना सकते हैं। और यौन शिक्षा से, यौन शिक्षा
आज के समाज में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। तो इससे भी संबंधित जो भी समस्याएं आती है या जो भी टॉपिक हैं उसको आप लेके उसको सोच समस्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सोच समस्या के उद्भव के कुछ प्रमुख स्रोत है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब हम एक और सोच समस्या देख लेते हैं कि सोच समस्या के चुनाव की विधियां क्या होती है, कैसे व्यक्ति सोच समस्या के चुनाव करता है। सबसे पहला, अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि आप किस विषय में अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए आप डिसाइड कर लिए कि आप मनोविज्ञान विषय में रिसर्च करना चाहते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि मनोविज्ञान विषय की भी बहुत शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और चिकित्सा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान आदि क्या है, इनकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। तब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन शाखाओं में से किन शाखाओं में पे आपको करना है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हमको करना है असामान्य मनोविज्ञान पे करना है, नैदानिक मनोविज्ञान पे करना है, ठीक है, इसमें आपने समाज मनोविज्ञान पे करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड करने के बाद आपको उसमें, जैसे समाज मनोविज्ञान है तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे हो गया आक्रामकता हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, समूह प्रभावशीलता हो गया, और अनुरूपता हो गया, अनुपालन हो गया, विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं। असामान्य मनोविज्ञान में आपको जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों का वर्णन है। तो वो एक टॉपिक आपको डिसाइड करना होगा। अब एक टॉपिक आप डिसाइड करेंगे तब जाके क्या होगा, आपके अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय हो गया। तब उस टॉपिक से संबंधित आप जो है जब समस्या बनाएंगे तो तब उसे सोच समस्या कहा जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले आपको विषय का चुनाव, किस विषय में करना है, ठीक, वो क्षेत्र हो गया। अब विषय का कितने सब विषय हैं, सब सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। अब उस सब सब्जेक्ट में एक सब सब्जेक्ट आप चुनेंगे। अब उस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों में से एक टॉपिक आप चुनेंगे। अब उस टॉपिक में से आप सोच समस्या बनाएंगे। दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब शोध समस्या बनाने के लिए आपको संबंधित साहित्य का, शोध समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होगा। क्या इसमें क्या क्या आती है, पहले तो क्या है, पाठ्य पुस्तकों। आपको क्या विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान रिसर्च करना चाहते हैं, तो मनोविज्ञान की जितनी भी किताबें हैं आप उसको पढ़िए। या तो मनोविज्ञान से संबंधित सब टॉपिक, मान लीजिए आपने लिया असमान मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान में आपने ले लिया है कि फोबिया वाले पेशेंट का अध्ययन, तो फोबिया से संबंधित जितने भी आपको जानकारी जो पुस्तकें मिलती हैं उसको आप पढ़िए। ठीक, और क्या है, आप पत्र पत्रिका भी पढ़ सकते हैं। पत्र पत्रिका में उससे संबंधित जो रिसर्च पहले हुआ है उसको भी आप अच्छे से पढ़ के उसको समस्या बना सकते हैं। और आप क्या पढ़ सकते हैं, आप जो पहले उस टॉपिक पे शोध हो चुका है उस शोध को भी आप पढ़ के कुछ आपको आइडिया लग सकता है कि क्या है सोच समस्या आप कैसे बनाएंगे। तो दूसरा क्या है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करके आप समस्या चुना करते। तीसरा है अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक संपर्क। अनुसंधानकर्ता यानी कि शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, अपने जो टीचर जो उसके हैं, जो सुपरवाइजर हैं या जो जिस कॉलेज में वो पढ़ा उसके जो उसमें उसके विषय के टीचर हैं उन सभी से बराबर मिलना चाहिए, बात विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, और उनसे चर्चा करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने विषय में आप जानते हैं कि वो सिद्धार्थ होते हैं, तो वो भी क्या है, सोच समस्या के चयन में आपका सहायता करते हैं। अगला है वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक। वर्तमान जो कार्य जिस हो रहे हैं, वर्तमान समय में जिस टॉपिक पे शोध हो रहे हैं, आपके विषय में जो आपने विषय चुना है उस विषय में जिस टॉपिक किस टॉपिक पे शोध हो रहे हैं उसका आप जो है एकदम सिस्टमेटिकली आपको अध्ययन करना होगा। मान लीजिए आप जो है समाज मनोविज्ञान पे कर रहे हैं, भूखमरी पे कर रहे हैं, भूखमरी पे और कर्मचारियों के हड़ताल पे सब पे कर रहे हैं, तो आपको क्या है जाके देखना होगा कि वर्तमान समय में कहाँ ऐसी घटना हो रही है। तो वहाँ पे जाके आपको पार्टिसिपेट करके पूरा अच्छे से वैज्ञानिक अध्ययन करके तब क्या है आप अपने सोच समस्या का चयन करना चाहिए। अगला है पहले किए गए कार्य की पुनरावृत्ति। पहले जो कार्य हो चुका है, ठीक है, अगर उसमें कोई कमी बेसी रह गई है आपके हिसाब से तो क्या है, आप उसको टॉपिक लेके उसमें कुछ अपना नया जोड़ के उस सोच समस्या का निर्माण कर सकते हैं। अगला है लास्ट, अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव। अनुसंधानकर्ता जब
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान इकट्ठा करेगा तो उसका भी स्वयं का अनुभव भी ये होता है कि अपने विवेक के माध्यम से भी क्या है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके समाज की परिस्थितियों को समझ के क्या है वो सोच समस्या का निर्माण कर सकता है, सोच समस्या का चयन कर सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने आज की क्लास में आपको बताया एकदम ही आसान भाषा में कि सोच समस्या का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सोच समस्या की पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ सोच समस्या की विशेषताएं क्या है और सोच समस्या के प्रकार क्या है और सोच समस्या के उद्भव के स्रोत क्या है, और लास्ट में मैंने आपके साथ चर्चा किया कि सोच समस्या के चुनाव की विधियां क्या है। यानी कि इस क्लास में आपको सोच समस्या से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी तथ्य हैं उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। ठीक है, आशा करते हैं आपको जो है आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पे रिसर्च से जुड़े क्लास चलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।